हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। अब आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है तो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और सारे आंसर्स भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो में आगे बढ़े। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम के PYQ हैं, तो ठीक है हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाई। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन टेक एनी वैल्यू, चार्ज इज ऑलवेज ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो चार्ज डिपेंड ऑन मास, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सी। ठीक है, सी हमारा आंसर चला जाएगा। क्वांटाइजेशन मीन चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट, q इक्वल टू एनी वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, विच लॉ इज एनागुलस टू कूलम्ब्स लॉ इन ग्रेविटेशन? कौन सा ऐसा लॉ है जो एनागुलस है टू कूलम्ब्स लॉ इन ग्रेविटेशन? तो क्या होता है, क्या है वो लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये आप लोग को आता होगा, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यहाँ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F q1 × q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ बट आर कूलम्ब लॉ अप्लाई टू चार्ज व्हाइल न्यूटन्स लॉ अप्लाई टू मासेस। ठीक है, वो आप क्लियर देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिया है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड का? रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, सर्कुलर, टेंजेंशियल। तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और यही अगर निगेटिव चार्ज रहता तो क्या होता? रेडियली, हम ऐसे दिखाएंगे, निगेटिव चार्ज रहता तो क्या रहता? रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर आर ऑलवेज क्लोज लूप डिपेंड ऑन मीडियम। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, इसमें कोई एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए यूनिक डायरेक्शन। हर पॉइंट पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन होता है, जिस कारण से वो लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, इसीलिए नेवर क्रॉस ईच अदर। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? यूनिक डायरेक्शन। इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ है, तो ऐसे यूनिक डायरेक्शन होता है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, जिस कारण से वो नेवर इंटरसेक्ट होगा। द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन। टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस C, वेयर P क्या है? हम जानते हैं P क्या है? डाइपोल मोमेंट है, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये टॉर्क है। द टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें दिख रहा है कि किस पे डिपेंड हो रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, बहुत आसान है, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखेंगे हम, P क्रॉस E, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। गॉस लॉ कहाँ पे वैलिड है? एनी क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। गॉस लॉ किस पे वैलिड है? एनी क्लोज सरफेस। ओनली स्फेरिकल सरफेस नो, ओनली सिमेट्रिकल चार्ज नो, ओनली ओपन सरफेस नो। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गॉस लॉ टू एनी क्लोज सरफेस बट सिमेट्री सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही गॉस लॉ हमारा कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन नेट चार्ज इंक्लूड। ठीक है, नेट चार्ज इंक्लोज्ड क्या होगा? y इक्वल टू q इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यही हमारा गॉस लॉ कहता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड ऑन नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय गॉस लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। The electric flux through a closed surface depend on net charge enclosed by the surface phi equal to q enclosed by epsilon naught. Equipotential surface R. Equipotential surface क्या होता है? Equipotential surface क्या होगा? Always perpendicular to electric field line. ये electric field line है, तो equipotential surface क्या होगा? Always perpendicular to electric field line. Parallel to it, no. At 45 degree, no. Independent to electric field, no. वर्क डन टू मूव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का ऑलवेज जीरो होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक विंड इज मिनिमम विंड। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कब होगा? तो क्या फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का? माइनस पीई कॉस थीटा। और अगर हम यहाँ कॉस थीटा कॉस जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम आएगा। ठीक है, कॉस जीरो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हमारा आंसर क्या चला जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर यहीं पे क्या कहता, मैक्सिमम कहता, तो क्या लगाएंगे हम? पी cos theta. Capacitance of a parallel plate capacitor increases. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे इंक्रीज होगा? एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजेज, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीजेज, वोल्टेज इंक्रीजेज, चार्ज इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कब इंक्रीज होगा? जब एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज होगा। ठीक है, C इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कैपेसिटेंस क्या है? एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कब होगा? जब एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज होगा। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल इंट्रोड्यूस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। जब हम डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बिटवीन ये दो प्लेट है, इसके बीच में अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होगा? रिड्यूस कैपेसिटेंस, इंक्रीज कैपेसिटेंस, हैज नो इफेक्ट, इंक्रीज चार्ज। तो क्या होता है इसके बीच? क्या होता है? बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, इंक्रीज कैपेसिटेंस। ठीक है, वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस क्या इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउइंग मोर चार्ज स्टोरेज। और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? C इक्वल टू के सी नॉट। ठीक है, और K हमेशा क्या होगा? 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो जब हम किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो वो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यही अगर पॉइंट चार्ज के लिए होगा तो क्या होगा? भी डायरेक्टली इनवर्सली 1 बाय आर। ठीक है, द वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं आपको पहले भी बताई हूँ पीछे कि वर्क डन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच में वर्क डन क्या होता है? अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन क्या होगा? ए टू बी, वो ऑलवेज क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस का जीरो। ठीक है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा? वर्क डन जीरो होता है किसमें? इक्विपोटेंशियल सर्फेस। ये बहुत बार रिपीट कर चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। विच सरफेस इज ए गॉसियन सरफेस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो कौन सा ऐसा सरफेस है जो गॉसियन सरफेस होगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए? सिलिंड्रिकल सरफेस, क्यूबिकल सरफेस, इरेगुलर क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस कॉन्सेंट्रिक विद अ चार्ज स्फीयर। spherical surface concentric with charged sphere, वो क्या होगा?
गॉसियन सरफेस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, बहुत आसान है। स्फेरिकल सिमेट्री, simplify calculation using Gauss law. Electric field inside a charged conductor. Electric field inside a charged conductor क्या होता है? Non-zero and constant, zero depend on charge. क्या होगा? Electric field inside a charged conductor always क्या होगा? Zero. Charge reside on the surface inside the conductor, zero. The energy stored in a capacitor depend on energy stored in a capacitor क्या होता है? किस पे डिपेंड होता है? एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर किस पे डिपेंड होगा, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिपेंड ऑन बोथ चार्ज एंड वोल्टेज। क्योंकि क्या फॉर्मूला है? तीन फॉर्मूला होता है, U इक्वल टू हाफ क्यू भी। ठीक है, जिस कारण से क्या दिख रहा है हमें कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डिपेंड ऑन बोथ चार्ज एंड वोल्टेज। ठीक है, which is not a property of electric field line start from positive charge in that negative charge can intersect density indicate field strength। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इन ईच अदर। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे उसका अलग वैल्यू होता है, अपना एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू होता है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सी। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ईच पॉइंट हैज ए यूनिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज का पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? चार्जेस आर अपोजिट, चार्जेस आर लाइक, वन चार्ज इज जीरो, डिस्टेंस इज जीरो। तो क्या होगा? चार्जेस आर लाइक। क्यों? U इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R। 4 लाइक चार्ज क्या होगा? Q1 Q2 बड़ा होगा जीरो से, जिस कारण से क्या होगा? चार्जेस आर लाइक। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, पाई इक्वल टू E डॉट A, हम इससे निकाल लेंगे। In a non-uniform electric field, an electric dipole experience, in non-uniform electric dipole क्या experience कर रहा है? Torque and net force। ठीक है, इन non-uniform dielectric both torque and non, और F क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, Ohm's law is valid under which conditions? Ohm's law कहाँ वैल्यू? फॉर मेटेलिक कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही इसका आंसर होगा, फॉर मेटेलिक कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V इक्वल टू IR। ठीक है, फॉर मेटेलिक कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इट फेल फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आंसर ए चला जाएगा हमारा। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है? तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इनटू एल बाय ए। ठीक है, और ये रेसिस्टिविटी क्या होता है? ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ, एरिया और करंट फ्लोइंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सी। रेसिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, और इंक्रीज विद टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स और डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर। If length of wire is double its resistance, half its resistance become। तो क्या होगा? वैसे तो फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, R इक्वल टू रो एल बाय ए। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि अगर मैंने रेसिस्टेंस को डबल किया है, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। N स्क्वायर L1 बाय L2 इक्वल टू N2 बाय N1 का
होल स्क्वायर, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देख लेते हैं हम फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला है 2L बाई एल का स्क्वायर इज इक्वल टू N2, मतलब वो 1/2 N2 बाय N1। तो ये 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किरचॉफ फर्स्ट जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ का फर्स्ट जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकेंड किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। A potentiometer measure the EMF of cell accurately because पोटेंशियोमीटर मेजर करता है बिकॉज, मैं आपको बताती हूँ, नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल एट नल पॉइंट। यही इसका एक्सप्लेनेशन है, पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है इसका। व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन क्या होगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। जब P बाई क्यू R बाई S की इक्वल होगा तब क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट हीट इज प्रोड्यूस इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर मेटल इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर मेटल क्या होगा, पॉजिटिव। In a meter bridge, the balancing length is proportional to resistance of the right gap. The equivalent resistance of resistance is series क्या होगा, greater than the larger resistance, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। A galvanometer can be converted into voltmeter connecting a high resistance in series, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स के पास क्या होता है, जीरो रेसिस्टिविटी होता है। द करेंट डेंसिटी इज रिलेटेड टू, तो क्या होगा, J इक्वल टू ये A होगा, J इक्वल टू रो इंटू E, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। विच कलर कोड रिप्रेजेंट ए रेसिस्टिविटी, ये कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। 4, 7, in potential the potential gradient is directly proportional to EMF of cell, ठीक है। A 12 volt battery is connected to 6 ohm, the power dissipated E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल V स्क्वायर बाय R, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर क्या होता है, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन दे शुड बी कनेक्टेड इन, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड ऑन इंटरनल रेसिस्टेंस पे, ठीक है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कैरिंग लूप डिपेंड ऑन क्या होगा, करंट एंड एरिया ऑफ लूप, नंबर एंटर, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से रहें और पढ़ाई